SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम टेंस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि टेंस होता क्या है। टेंस वर्ब से संबंधित होते हैं और वर्ब के वो शब्द जिनसे आपको टाइम का पता चले, वो शब्द आपके टेंस वाले शब्द बोले जाते हैं। अब इसके पहले जैसे हमने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट में बताया था कि वो वर्ब के शब्द जिनसे आपको टाइम का पता चले, या वो वर्ब जो आपको जो है टाइम के बारे में बताए, वो वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब होती थी। तो सेम उसी जानकारी को हम यहाँ पे दोबारा से उसका जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा सुझाव के तौर पर कि व्याकरण में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से अच्छे से इंटरकनेक्ट हैं। एक चैप्टर को अगर जो आप सीखने में कोताही करेंगे तो दूसरा आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपका फाइनाइट नॉन फाइनाइट टोटल वो भी टेंस से जुड़ा है, लेकिन वो दूसरे नज़रिए से आपने देखा था। उसी ज्ञान का आप देखेंगे यहाँ कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। और ये टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका आगे यूज़ आपको कहने का मतलब आगे के जो वीडियोज़ आने वाले हैं या आगे के जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि इसका अगर जो आप अच्छे से प्रयोग अभी सीख लेते हैं तो आगे की चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। और ये मैं आपको इतने ईजी तरीके से बताऊँगा कि आपको समझने में एक पैसे की भी ज़रा सी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको आप सबसे पहले समझिए, टेंस क्या होता है। नॉर्मली आप इसको बता सकते हैं कि वर्ब की वो फॉर्म या वर्ब का वो रूप जो आपको टाइम के बारे में बताए। अच्छा, वर्ब के रूप क्या होते हैं? तो वर्ब के रूप आपको काले, पीले, नीले, लाल ये सब नहीं मिलेंगे। वर्ब के रूप यही हैं, ये देख रहे हैं, ये सब वर्ब के रूप ही हैं, वर्ब के फॉर्म ही हैं। अच्छा, वर्ब के क्या सारे फॉर्म से आपको जो है टाइम के बारे में पता चलता है? तो ऐसा नहीं है। अब जैसे एक मैं आपको ये बताऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म अमूमन हम इसको मानते हैं, सेकंड इनको मानते हैं, गान को थर्ड फॉर्म माना जाता है, गोइंग को फोर्थ फॉर्म माना जाता है, और ये गोज को जो है, गोज मतलब वर्ब में जब आप यस या एस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं तो उसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म के नाम से बोलते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म होता है ये कोई बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि फर्स्ट फार्म को अमूमन V0 बोला जाता है। जीरो किस लिए बोला जाता है? जीरो इसलिए बोला जाता है कि इसमें इन्फ्लेक्शन आपने जीरो यूज किया है। तो जितने टाइप की आप किताबें पढ़ेंगे ये चीज़ उतनी मिलेगी। ये जानकारी कोई बहुत फिक्स नहीं है, जेनरिक जानकारी है। खैर, इस पर हमको चर्चा नहीं करना है। अब मुझे ये देखना है कि आपने इतनी वर्ब की फॉर्म देखी, अभी आपने ये मेन वर्ब की फॉर्म देखी है। हमने इसके पहले आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताया है। तो मेन वर्ब की इतनी फॉर्म है। अब इतनी फॉर्म में हमको सिर्फ यही समझ लेना है कि किन शब्दों को देखने से हमको जो है टाइम के बारे में पता चल रहा है। अब जैसे ये गोज, तो गोज आप कहाँ यूज करते हैं? तो आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस में, और जीरो आस्पेक्ट कहने का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ यूज होती होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसको देखने के बाद तुरंत आप बताते होंगे हाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो एक तो पहली चीज़ इस पे टेंस है। दूसरी, इस आईएनजी फॉर्म पे टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आस्पेक्ट है। आईएनजी फॉर्म देखने से मुझे आस्पेक्ट के बारे में पता चलता है, मुझे टेंस के बारे में नहीं पता चलता है। दूसरी चीज़ क्या है? ये गॉन है। गॉन भी देखने से ये नहीं पता चलता है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि पास्ट की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो ये भी नॉन टेंस वर्ब है, ये भी आपकी नॉन टेंस वर्ब है। और वेंट, ये टेंस वर्ब है। भाई ही वेंट, दे वेंट, तो सिर्फ वेंट देख करके ही आप बता सकते हैं कि सर पास्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। और ये जो V0 होता है, जो V1 जिसको हम लोग मोटा मोटी भाषा में लिखे हैं, ये 50-50 होता है। इस पर कभी टेंस होता है, कभी टेंस इस पर नहीं होता है। अब अच्छा, इस पर कब टेंस होता है कब नहीं होता है? जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप यूज़ करते हैं। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको पता ही है कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है। उसके साथ जब आप इसका यूज़ करते हैं तो इस पर टेंस नहीं होता है। और जब ये अकेला आता है प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले केस में, तो इस पर टेंस हो जाती है। अब जैसे एक मैं आपको बताऊंगा, जैसे दे कैन गो, तो अब यहाँ आपकी कैन हो गई टेंस वाली वर्ब और गो हो गई नॉन टेंस वाली वर्ब। ये भी क्या है? V0 है।
और एक आप देख रहे हैं ये भी गो जो है आपकी V0 ही है, लेकिन इस V0 पर मतलब इस गो पर टेंस है और इस गो पर टेंस नहीं है। समझ रहे हैं? तो V0 जो होती है इस पे कभी टेंस होता है, कभी टेंस नहीं होता है। अच्छा, टेंस होगा तो क्या होगा? तो टेंस अगर जो होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यही वाले केस पर ही टेंस होता है। बस इतना आप इसको समझ लीजिए, आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है? अभी ऊपर आपने ये देखा कि मेन वर्ब में किन वर्ब की फॉर्म पर आपको टेंस मिला, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला वर्ब की 5 फॉर्म थी। मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 5 फॉर्म मिले। 5 फॉर्म में V0 इस पे आपको टेंस मिला, V2 इस पे टेंस मिला, और उसके बाद आपका वर्ब में यस या यस जिस पे लगता था इस पे टेंस मिला। तो कहने का मतलब मेन वर्ब से आपको 3 एलिमेंट ऐसे मिले कि जहाँ पे आपने टेंस देखा। अब आ जाओ ऑक्सिलरी वर्ब की बात। देखो, वर्ब के पोर्शन पर ही टेंस होता है, और वर्ब में वर्ब के कितने घटक होते हैं अगर जो आप उसको देखेंगे फंक्शन के आधार पे, तो एक होता है मेन वर्ब और दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब आपने पढ़ ली है। मेन वर्ब में आपने 3 ये शब्द छांट के निकाल लिए हैं कि इन पे मुझे टेंस मिलेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब पे देख लो किस पे टेंस होता है, किस पे टेंस नहीं होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपको 24 पढ़ाई गई हैं, 24 टोटल पर टेंस होता है। ये कोई ना कोई टेंस आपको बताएंगी, या तो प्रेजेंट बताएंगी, या तो पास्ट बताएंगी, या तो फ्यूचर बताएंगी। और अगर जो थोड़ा और आप आगे जाके सोचेंगे तो टेंस अमूमन 2 ही माने जाते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस या तो पास्ट टेंस। ये फ्यूचर टेंस उनसे नहीं माना जाता है। ये इसी प्रेजेंट टेंस से जो है, ये कहने का मतलब आपको छांट के बना भले दिया गया है, लेकिन अमूमन टेंस आपको 2 ही माना जाता है। लेकिन ये ज्ञान आपके परीक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अभी आप इसको 3 ही मान के चलिएगा। मैं 2 क्यों बोला हूँ ये आगे अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। ये आपकी जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में क्या बांट दिया है? अब ये प्रेजेंट वाले जितने हैं सबको हमने इस वाले कॉलम में रख दिया है, पास्ट वाले सारे को हमने इस कॉलम में रख दिया है, और इसी प्रेजेंट वाले कॉलम के जो कुछ मॉडल ऑक्सिलरी थे 2, उनको हमने छांट के यहाँ फ्यूचर में डाल दिया है। अब ये हमने लिस्ट आपको बनाई क्यों? लिस्ट हमने आपको इसलिए दी है कि अगर जो इनमें से कोई एक शब्द कहीं आपको सेंटेंस में दिख जाएगा तो आप बोलेंगे प्रेजेंट। इनमें से कोई एक शब्द आपको कहीं दिख जाएगा तो आप बोलेंगे पास्ट। इनमें से कोई एक शब्द आपको दिख जाएगा तो आप बोलेंगे फ्यूचर। तो टेंस आपने सीख लिया है। अब बात आती है एस्पेक्ट की। नीचे ये देखिए थोड़े और हैं, जैसे ये सब हैं। मेन वर्ब को भी हमने इसी में शामिल कर दिया है लिस्ट में आपके, समझ रहे हैं? अब जैसे यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने वुड लिख दिया, तो वुड का फ्यूचर आप बोलते हैं विल, ऐसा तो बोलते नहीं हैं, बल्कि ये ऐसा किया जाता है जैसे लिखा जाएगा विल, इसका आप बोलेंगे पास्ट क्या होगा, तो ये बोलेंगे आप इसका, आप जैसे अब आपसे पूछा जाएगा विल का पास्ट बताओ तो बताओगे वुड, वुड का प्रेजेंट बताओ तो आप बोलोगे विल। ऐसा तो आपसे पूछा नहीं जाता है कि वुड का फ्यूचर आप बताइए, फ्यूचर नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है वुड का आप प्रेजेंट बताइए, तो आप बोलते हैं विल। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टेंस अमूमन 2 ही आप मानेंगे, लेकिन ये चीज़ थोड़ी एडवांस लेवल की है। आपको अभी यही मतलब आपको अभी यही समझना है कि टेंस आपके 3 होते हैं और शैल विल फ्यूचर की निशानी है। तो सिर्फ आपको इन चिन्हों को पहचान लेना है कि प्रेजेंट में हमने क्या क्या याद किया है, पास्ट में हमने क्या क्या याद किया है, फ्यूचर में हमने क्या क्या याद किया है, यही देख के आपको टेंस बोलना है। अब देखिए टेंस के अलावा एक चीज़ होती है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट क्या चीज़ होती है? आस्पेक्ट आपकी वो चीज़ होती है, आपके आस्पेक्ट होते हैं 2, जिसको आप जैसे आप 3 टेंस को आप एक्सपेंड करके 12 में बना देते हैं। तो वो 12 बनते कैसे हैं? वो 12 इन्हीं आस्पेक्ट की मदद से आपके बनते हैं। अब जैसे एक पहला आस्पेक्ट होता है, आस्पेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो आप 2 ही बोलेंगे। आस्पेक्ट 4 आप नहीं, आस्पेक्ट 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं। पहला है आपका कंटिन्यूअस आस्पेक्ट। इसकी क्या पहचान होती है? जैसे इधर की पहचान आपने सीख ली कि वर्ब में यस या यस मिले तो बड़ी जोर से मुझे चिल्ला के बोलना है प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर जो आपको मिल जाए तो बड़ी जोर से आप चिल्ला के बोलेंगे पास्ट। V0 मिल जाए तो 50-50 ये होता है।
और बाकी इधर वाले कॉलम के प्रेजेंट हैं, इधर वाले कॉलम के पास्ट हैं, इधर वाले कॉलम के आपके फ्यूचर हैं। अब ऐसे जो है आपको आस्पेक्ट भी सीख लेना है। तो कॉन्टिन्यूअस आस्पेक्ट है, ये कौन बताएगा? अगर जो ING लगा है तो ये समझ लेना कॉन्टिन्यूअस आस्पेक्ट है। दूसरा आपका क्या है? परफेक्ट आस्पेक्ट। परफेक्ट आस्पेक्ट कैसे आप पता करेंगे? देखो, हैज मिल जाए, हैव मिल जाए या हैड मिल जाए, तीनों में से कोई एक, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जो इतना आपको मिलता है तो आप ये समझ लेना ये परफेक्ट आस्पेक्ट आ गया। अब बस इतनी ही जानकारी आपको टेंस पहचानने में बड़ी मदद कर देगी। अब जैसे आपका यहाँ पे एक सेंटेंस मान लीजिए ये दिया है, ये हमने आपको एक्टिव पैसिव सिखाया है, आगे की कहानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। एडवांस लेवल की चीज़ है, हो सकता है आप अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो। देखो, अब मुझे इसका टेंस पहचानना है, हालांकि ये आप जानते होंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप हमारे तरीके से सीखो। देखो, वर्ब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि वर्ब फ्रेज में अगर जो टेंस होगा तो पहले एलिमेंट पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो टेंस मतलब ये वाली हो गई, ये वर्ब टेंस वाली हो गई। तो ये जो विल आप देख रहे हैं, ये आपने जो प्रेजेंट वाले कॉलम में पढ़ा था कि पास्ट में कि फ्यूचर में, तो ओबियसली आपने किस में पढ़ा था? फ्यूचर। तो यहाँ ऐसे लिख दो फ्यूचर, ठीक। उसके बाद हमने अब टेंस के बाद वर्ब फ्रेज के पहले शब्द पर ही टेंस होगा, हमको टेंस मिल गया। अब मुझे टेंस नहीं ढूंढना है, टेंस ढूंढने का काम आपका खत्म। अब मुझे आस्पेक्ट ढूंढने हैं कि कितने आस्पेक्ट हैं। तो हमने क्या बताया था? हैज मिल जाए, हैव मिल जाए, हैड मिल जाए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए। तो आपको समझ लेना है कि वहाँ परफेक्ट आस्पेक्ट आ गया। अब ये देखो, मुझे हैव मिला, उसके बाद ये बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे? जो बी वर्ब होती है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म आपका क्या होता है? वाज या वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो वही यहाँ पे बीन आ गई। तो मुझे दोबारा हैव और बीन ये देखने से क्या पता चला? परफेक्ट। तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया परफेक्ट। आगे देखो, तुमको ING भी मिल रहा है, तो यहाँ लिख दो कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस बन गया? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही आपको सबके नामकरण करने हैं, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे करते चले जाएंगे, आगे आपका खुद ब खुद आपके जो है नाम आपको पता होता चला जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस में आपको ये दिखा रहा हूँ, ही हैड बीन टीचिंग मी। हैड देखने से मुझे क्या पता चला? अब जैसे यहाँ से वर्ब की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे वर्ब खत्म हो रही है, तो वर्ब फ्रेज आपकी इतनी बड़ी हो गई। वर्ब फ्रेज के पहले एलिमेंट पे ही टेंस होता है। तो अब मुझे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस तीन यही होते हैं। ये कौन बताएगा? ये यही पहला शब्द बताएगा। तो पहला शब्द आपको क्या बता रहा है? प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि पास्ट के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर के बारे में बता रहा है? तो ओबियसली यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रहा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा पास्ट। उसके बाद दूसरी निशानी क्या मिली? देखो, बीन मिल रही है, और बीन के पहले हैड भी लगा है। तो यही हैड अब दो के साथ इसको अब देखा जाएगा। पहले तो आपने एक के साथ देखा, आपको टेंस आपको मिल गया। अब दूसरी खोज आपकी क्या होती है? आस्पेक्ट की। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये परफेक्ट है कि कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, हैड चिपका है और बीन, अब ये दोनों को मिला के देखोगे तो दोबारा यही हैड आस्पेक्ट पता करने में भी मुझे मदद कर रहा है। तो यहाँ पे आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख करके आपने यहाँ पे कौन एस्पेक्ट लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है परफेक्ट। परफेक्ट हमने लिख दिया। आगे देखो, ING मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस चिपका दिया। समझ रहे हैं? ऐसे टेंस निकाला जाता है। एक उदाहरण आप इसका और देख लीजिए। अब जैसे एक ही आपने देखा, ही हैड डन इट, ठीक। अब डन में हैड ये देखने के बाद आपको पहले तीन टेंस होते हैं। वर्ब फ्रेज का ये पहला एलिमेंट है, तो पहले पर ही टेंस होता है। तो ये हैड किसकी निशानी है? प्रेजेंट की है कि पास्ट की कि फ्यूचर की? तो आपने बताया पास्ट, हमने पास्ट लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद दोबारा हमको क्या मिल रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली तो हमारे मन में शंका आई कि आस्पेक्ट कौन हो सकता है? तो मैंने अनुमान लगाया आस्पेक्ट परफेक्ट हो सकता है। और उसके पहले क्या? हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक है? तो हाँ है। तो आगे आस्पेक्ट कौन सा बन जाएगा? परफेक्ट। आगे और कोई वर्ब है? आगे और कोई वर्ब नहीं है, तो कौन सा टेंस बना? पास्ट परफेक्ट बन गया। तो टेंस आपको इस नज़रिए से सीखना है। अब ये ज्ञान आप देखेंगे एक्टिव पैसिव आपके सीखने में कितना सहायक होता है। आपने आज क्या सीखा? आपने ये सीखा कि टेंस तीन होते हैं।
आस्पेक्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जिसको आप इंडिफिनिट बोलते हैं वो 0 आस्पेक्ट बोला जाता है, क्योंकि न तो वो तो कंटिन्यूअस होता है न तो पूरा होता है। समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता? वो एक्शन परमानेंट आपकी होती है इंडिफिनिट वाली। और जो लास्ट में आप पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें कंटिन्यूअस के भी परफेक्ट के भी गुण मिलेंगे और आपको कंटिन्यूअस के भी गुण मिलेंगे। उसका एक उदाहरण आप और देख लीजिए। अब जैसे एक सेंटेंस में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाला बता रहा हूँ, जैसे ये हैड से मुझे क्या पता चला? प्रेजेंट। बीन से हैड और दोबारा ये बीन, मुझे क्या पता चला? परफेक्ट। तीसरा ये क्या है? आईएनजी, कंटिन्यूअस। अब बोलते हो आप क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हो तो वैसे लिखा भी जाता है। पहले देखो तुमको परफेक्ट मिल रहा है, मतलब हैज़, हैव, हैड में से कोई एक, और उसके बाद तब ये आपको आईएनजी। आईएनजी किसकी पहचान है? कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की पहचान है। समझ रहे हैं? अब बना क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस तुम्हारा अब जाके जो है बना। जो पहले बोलते हो वो आप पहले उसकी निशानी लिखते हैं, जो बाद में बोलते हैं आप उसकी निशानी बाद में लिखते हैं। अब यहाँ तक आपने सीखा। अब इस सीखने के बाद आप यही ज्ञान आपको ट्रांसफ़र एक्टिव पैसिव में कर देना है। अब आप देखेंगे एक्टिव पैसिव आपकी कितनी आसान हो जा रही है। अब मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊं, जहां भी तुमको एक्टिव पैसिव जहां भी आपको परफेक्ट एस्पेक्ट मिले वहां आपको सिर्फ बीन लगा देना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जहां भी तुमको कंटिन्यूअस एस्पेक्ट मिले वहां आपको क्या कर देना है? वहां आपको बीइंग सिर्फ लगा देना है, BEING। 2 ही शब्द आप याद रखो, बीइंग ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में यूज होगा और बीन ये तुम्हारा परफेक्ट एस्पेक्ट में यूज होगा। समझ रहे हैं? यही 2 चीज एक्स्ट्रा जोड़ करके पूरे एक्टिव पैसिव को आप धराशायी कर सकते हो। एक्टिव पैसिव तुम्हारी पूरी मुट्ठी में होगा। 1 मिनट आप इसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आपने यहाँ देखा, हालांकि बहुत क्लासिकल तरीके से मैं अब इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगली वीडियो जो भी एक्टिव पैसिव की मैं इस पर बनाऊँगा तो आपको जो है उसके सारे पहलू से अवेयर कराऊँगा। यहाँ आप देखिए, आई एम टीचिंग यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ आपकी वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एक्टिव पैसिव में आपने सीखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में था, ये सब्जेक्टिव केस में हो गया। अब उसके बाद रिगार्डिंग सब्जेक्ट उतार दी जाती है। जैसे यहाँ पे एम था तो हमको यहाँ जो है उसको यहाँ उतार देना चाहिए था, लेकिन एम आई के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के साथ इसी श्रेणी का, कहने का मतलब इसी वेराइटी का, जैसे ये किसके बच्चे हैं? ये बी के बच्चे हैं, बी से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो बी के लिए यू के साथ आप आर का यूज़ करते हैं, ये पहले से फिक्स है। ठीक, उसके बाद ये आपने आईएनजी देखा, तो इस आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? बीइंग लगा दिया। ये जैसे ही हमने बीइंग लगाया ये आईएनजी खत्म हो गए। अब क्योंकि पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो अब न तो ये थर्ड फॉर्म है न तो ये थर्ड फॉर्म है। अब ये जो आपकी मेन वर्ब टीच है इसी का हमने थर्ड फॉर्म कर दिया। और उसके बाद ये जो आई थे ये जब लास्ट में पीछे आएंगे तो ये बाई के साथ आपके आ जाते हैं। टोटल यही फार्मूला आपको लगाना है। एक उदाहरण आप परफेक्ट एस्पेक्ट का देख लें। अब जैसे ये वाला देखिए, हैज़ डन। ठीक, अब हैज़ डन में ये जो इट ऑब्जेक्ट था आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया, बहुत अच्छा किया। इट के अकॉर्डिंग टू यहाँ आपने हैज़ लगा दिया। अगर जो यहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे ही या तो हैज़ आएगा या तो हैव आएगा, ये फिक्स है। जो जिस कैटेगरी का रहता है आंसर आपको उसी कैटेगरी में देना है। अगर जो ऊपर हैज़ लिखा है तो हैज़ या हैव, कहने का मतलब आप प्रेजेंट में ही टहलेंगे, आपको पास्ट में हैड लाने की जरूरत नहीं है। तो जो जिसका जो टेंस यहाँ वही टेंस यहाँ। सिंगुलर प्लूरल होने के कारण कभी कभी थोड़ा आपको वेरिएशन मिल सकता है, अदरवाइज कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलना है। यहाँ इट था, सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग हैज़ का यूज करते हैं। ये है ही था, इसके साथ भी हैज़ का यूज करते हैं, तो यहाँ ही आ गया। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमको ये देखना है कि हमको बनाना है पैसिव वॉइस। अब ये एस्पेक्ट कौन सा था? परफेक्ट का था। तो परफेक्ट में हमने आपको क्या बताया? सिर्फ आपको बीन एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है, और वही हमने बीन ऐड किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और इन महोदय को हम लास्ट में ले आए, बाई। इनको हमने बना दिया कि बाई और प्लस ये हिम, ही इधर जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो बाई हिम लगा दिए। टोटल एक्टिव पैसिव में यही है। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको एक्टिव पैसिव की दूंगा तो ये सब सारा ज्ञान आपको वहाँ पे कवर करवा दूंगा। कहने का मतलब जो आपके
अमूमन देखा जाएगा तो एक्टिव पैसिव ट्रेडिशनल ग्रामर में सिर्फ 8 की ही बनाई जाती है। 8 कहने का मतलब जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं आप उनका छोड़ देते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है आप उनका छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? तो 12 में से आप 4 निकाल दीजिए, वही आपके 8 बचते हैं, आप उन्हीं का करते हैं। लेकिन कुछ मॉडर्न ग्रामेरियन हैं, उन्होंने बरहो का बरहो बना दिया है। तो एक बार मैं आपको 8 का बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको 12 का 12 पूरा बताऊंगा। अब ये वीडियो लंबी बन रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव बताऊं। और जिस पैटर्न पे हमने आपको टेंस बताया है, टेंस आप इसी पैटर्न पे याद करेंगे तो टेंस आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। थैंक्स।